नमस्कार। हंसा शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय चिवनपुरा की ओर से आप सभी का स्वागत। आज हम व्यवस्थापिकाओं के पतन संबंधी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। 1925 में लॉर्ड ब्राइस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की थी और किन कारणों से व्यवस्थापिकाएं पतन की ओर जा रही है इस तथ्य का प्रतिपादन किया था। व्यवस्थापिका का पतन से क्या तात्पर्य है, इस दृष्टिकोण के आधार पर, इस विचार के आधार पर अगर हम व्यवस्थापिकाओं की भूमिका और कार्यप्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में व्यवस्थापिका की भूमिका में भी और उसकी कार्यप्रणाली में भी अवनति हुई है। वर्तमान शताब्दी का एक लक्षण और प्रवृत्ति ये भी है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह से हो रहा है जिससे कि कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है। आज का हमारा युग चिंता का युग है, तीव्रता का युग है और ऐसे युग में एक इस तरह के संगठन की आवश्यकता है जो तीव्रता से, जो शीघ्रता से कार्य कर सके। और व्यवस्थापिका का संगठन और व्यवस्थापिका की कार्यप्रणाली तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं हो सकती। ऐसी संस्था तो कार्यपालिका ही हो सकती है। यद्यपि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका आज भी महत्वपूर्ण है तथा कुछ बातों में उनकी शक्तियों में, उसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हुई है, लेकिन कार्यपालिका की अपेक्षा अगर हम देखें तो उसकी शक्तियों में कमी ही हुई है और इसे ही व्यवस्थापिका की अवनति या व्यवस्थापिका के पतन का नाम दिया गया है। इसे ही व्यवस्थापिका की अवनति कहा गया है या पतन कहा गया है। व्यवस्थापिका के पतन के जो सामान्य कारण रहे हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला कारण तो कार्यपालिका के कार्यों में ही अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अपने जो परंपरागत कार्य रहे हैं कार्यपालिका के, उसके अतिरिक्त भी आजकल कार्यपालिकाएं कुछ ऐसे कार्य करने लगी है जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। आर्थिक नियोजन जैसे कार्य, योजनाओं का संचालन, ये कार्यपालिका के प्रमुख दायित्व बन गए हैं। और आज के समय में अगर हम देखें तो 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्था में तो प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की हम बात कहें तो प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात को सिद्ध कर देता है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। आंशिक रूप से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका के हाथ में आ जाना, इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। अब व्यवहार में कार्यपालिकाएं ही अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी हैं। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण के कार्य का एक भाग, संभवतया बड़ा भाग, व्यवस्थापिका के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चला गया है। तीसरा कारण अगर हम देखें विधानमंडल की अवनति का तो वह है रेडियो और टेलीविज़न का विकास अर्थात संचार साधनों का विकास। संचार के साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को सीधे जनता के संपर्क में ला दिया है। अब कार्यपालिका संसद की परवाह नहीं करती। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना
सीधे जनता से संपर्क स्थापित कर सकती है, जनता और कार्यपालिका का सीधे आमना सामना हो सकता है और जनहितों के संदर्भ में कार्यपालिका अध्यक्ष भली भांति समझकर, जानकर उसके संदर्भ में शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों की परिषदों का भी विकास हुआ है। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। अगर कोई विधायक उस पर यह प्रश्न करे या उसमें संशोधन प्रस्तुत करे तो उसे यह कहकर निराश कर दिया जाता है कि इस विधेयक पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों के द्वारा बारीकी से विचार विमर्श किया जा चुका है या छानबीन की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई मार्ग नहीं रहता है। विशेषज्ञों की जो परिषदें हैं ये विभिन्न कार्यपालिका विभागों से ही जुड़ी रहती है और इस कारण व्यवस्थापिका के शक्तियों में अवनति हुई है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। सेनाओं पर भी कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। राज्य का जो मुख्य कार्यपालक है वही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूरी तरह स्वतंत्र होता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती। अतः युद्ध या सैनिक संकटों व मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। युद्ध या संकट की घड़ी आ जाती है देश पर तो तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है और तुरंत निर्णय लेने की शक्ति कार्यपालिका के पास ही होती है। व्यवस्थापिका तुरंत निर्णय या शीघ्रता से कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। तो इस दृष्टि से भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। वैदेशिक संबंधों के संबंध में अगर हम देखें तो देश विदेश में संधि करना, समझौते करना, ये सब कार्यपालिका प्रमुख, वास्तविक प्रमुख हो या संवैधानिक प्रमुख हो कार्यपालिका का, उनके द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी कार्यपालिका शक्तिशाली बनती जा रही है। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय। वर्तमान में राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में उदित होते जा रहे हैं और अब जनता के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का कार्य हो गया है। जनता को प्रत्येक चीज़ सही समय पर और तुरंत मिल जाए इसकी व्यवस्था करना कार्यपालिका का ही जिम्मा होता है और इस दृष्टि से कार्यपालिका का कार्य और कार्यपालिका की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास होना, व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दल के माध्यम से ही छीन लिया। दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। इसी कारण संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्रीय प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है। एक अन्य कारण जो कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाता है वो है कि व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं तथा अधिक योग्यता वाले व्यक्ति चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। जो भी अधिक योग्यता वाले व्यक्ति हैं, जो भी योग्य बौद्धिक दृष्टि से सक्षम व्यक्ति हैं, वो इन चुनावी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते और जो कम योग्यता वाले व्यक्ति हैं वो चुनावी राजनीति में आ जाते हैं और पेशेवर राजनीतिज्ञों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है व्यवस्थापिका में। वे कम योग्य व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने आचरण से व्यवस्थापिका की गरिमा को कम करते हैं और इस कारण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती है।
अंतिम कारण जो है व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी का, वो है कि व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल हावी रहता है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। जब हमने संसदात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन किया था, तब हमने विस्तृत रूप से इस तथ्य की चर्चा की थी कि मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका संसदीय शासन व्यवस्था में किस तरह संबंधित रहते हैं और किस तरह व्यवस्थापिका सरकार पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करती है और किस तरह मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, ये सिद्धांत की बात है। और कहने के लिए ही मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के आधार पर, बहुमत के बल पर और दलीय अनुशासन के नाम पर जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल है, वह व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। हम ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कम ही होता है। इसकी तुलना में मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटाने की शक्ति का प्रयोग तो कम होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन होता है, उसे विघटित करने की शक्ति का प्रयोग वर्तमान में अधिक हो रहा है। इस स्थिति के कारण व्यवस्थापिका का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण स्थापित हो गया है और व्यवस्थापिका की अवनति का यह तत्व केवल संसदीय शासन व्यवस्था में ही है। इसके अलावा व्यवस्थापिका की भूमिका में अवनति के और भी कई कारण हैं, जिनका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।